हेलो दोस्तों, तो जितने भी बच्चे CSI नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम 1 तारीख को है, जैसे आप लोगों को पता होगा, तो लास्ट क्या क्या चीज़ों को पढ़ के जाना चाहिए, जो पढ़े हैं उसको कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों को एकदम नहीं छोड़ना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा पोर्शन आपके लिए ईजी रहेगा, सब चीज़ के बारे में बताऊँगा। जैसे हम लोग क्लास में बच्चे लोगों को बताते हैं, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम निकाले हैं जिसको इतना ज़्यादा सिलेबस पढ़ा भी नहीं था, बट कुछ ही टॉपिक पढ़ के जाने के बाद भी वो निकाल लिया था। तो आप लोगों को भी कुछ कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा जो हम लोग क्लास में बताते हैं अपने बच्चे लोगों को, ऐसे आप लोगों को बताऊंगा। ये कितना यूनिट पढ़ना चाहिए, बहुत सारा क्वेश्चन आता है बच्चे लोगों का, हाउ मेनी यूनिट्स पढ़ के जाना चाहिए सर, और क्वेश्चन को कैसे अटेंड करें, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको मेरे को रिवीजन कर लेना चाहिए, कौन सा टॉपिक छोड़ सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगा नहीं, आपको क्वेश्चन आता नहीं है सच, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो जो जो टॉपिक मैं बताऊँगा आई ऑलरेडी आप पढ़ के रखे हैं, सब कुछ रेडी करके रखे हैं, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस आपको ग्रो थ्रू करना है कि ये टॉपिक पढ़ लेता हूँ, वो टॉपिक पढ़ लेता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी मैं 1 बाय 1 बताऊँगा। तो यूनिट कितना पढ़ के जाना चाहिए, तो यूनिट तो मैं बोलूँगा कि 6 से 7 यूनिट मिनिमम आपको पढ़ के जाना चाहिए। अगर 6 से 7 यूनिट है तो यह हैव अ बेटर चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी टू गेट JRF। ठीक है, आपका अगर 6 से 7 यूनिट रेडी है तो आप पढ़ सकते हैं। अगर रेडी भी नहीं है फिर भी आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊँगा, ये जो आपका बचे कुछ दिन है उसमें आप अगर करते हैं, क्योंकि आपके पास होल टाइम मिलेगा, आप होपफुली आप घर में बैठ के पढ़ रहे होंगे। अगर आप 8 से 10 घंटा भी देते हैं ये 7-8 दिन में, तो जो आप पहले से पढ़ के रखे हैं उसको ब्रशअप कैसे करना चाहिए और कौन कौन सा चीज़ पढ़ने से आपका ज़्यादा स्कोर होगा, इसके बारे में वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को यूनिट के बारे में तो क्वेश्चन पता चल गया, कौन कौन सा टॉपिक छोड़ना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को फुल देखिएगा। होपफुली आपका जितना मार्क्स आप गेन करते हैं ये वीडियो देखने के बाद, आपका डेफिनेटली मार्क्स एनहांस होगा, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, चलिए पहले तो ये मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शंस रिलेवेंट टू बायोलॉजी वाला पार्ट से शुरू करते हैं। एकदम स्ट्रैटेजिकली चलेंगे, कौन कौन सा पार्ट पढ़ना चाहिए, कौन कौन सा पार्ट एकदम छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो सिलेबस वाइज चलेंगे तो आपका ज़्यादा ईजी रहेगा। ये वाला पार्ट पढ़िए ना पढ़िए ज़रूरत नहीं है, छोड़ सकते हैं इसको, इस पार्ट को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो पार्ट बोला है बी वाला पार्ट में, इसमें कुछ कुछ चीज़ें पढ़ना पड़ेगा, जैसे वाइटामिन्स पार्ट बी के लिए एकदम पार्ट बी पार्ट सी करके बता दूंगा। क्यों पार्ट सी पार्ट बी अलग से बता रहा हूँ, इसके पीछे कारण ये है कि आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 120 के आसपास, 115 से 120 के आसपास नंबर स्कोर करते हैं तो आपका JRF हो जाता है, उसके 5 नंबर कम करते हैं तो आपका एलिस होता है। ठीक है, अभी तो 3 कैटेगरी कर दिया है। तो आपको पार्ट बी भी अगर स्ट्रांग रहता है, अगर आप 25 क्वेश्चन पार्ट बी में करते हैं, 15 क्वेश्चन अगर पार्ट ए में करते हैं और थोड़ा बहुत क्वेश्चन पार्ट ए में कर लेते हैं, तो आपका उसमें भी आपका एग्जाम निकल जाएगा बहुत बढ़िया से। तो पार्ट अगर 2 करिएगा, 25 × 50 नंबर हुआ, 4 कीजिएगा, कितना हुआ इधर 60 हो गया, इधर 6 क्वेश्चन भी अगर आप ठीक कर दीजिएगा, देखिए ऑलरेडी आपका 110 हो गया, तो 6 में 12 हो गया, 12 2 रखिए, 6 6 12 हुआ, तो 122 के आसपास आपका मार्क्स हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ ना पढ़ने के कारण भी आपका देखिए CSI और JRF हो जाएगा, आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मिथ है कि जो आप लोगों को बताता है कि ज़्यादा सब कुछ पता होना चाहिए। ये देखो एक रेयर टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आया था तो आप उसके पीछे भागना शुरू कर दिए, फिर बाकी जो मेन टॉपिक था वो छोड़ दिए और आपका CSI नहीं हुआ, भले आप इतना सारे चीज़ पढ़ के रखे थे। वही कोई स्टूडेंट होंगे जो कम पढ़ के काम बना लेगा। ठीक है, तो वाइटामिन से पार्ट बी से क्वेश्चन आएगा। कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर, प्रोटीन, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड में ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ DNA RNA जो स्ट्रक्चर है, DNA का जो वाटसन क्रिक मॉडल है, आपका जो चारगफ रूल हो गया, वो वाला पार्ट अगर पढ़ लीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। लिपिड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कभी कभी क्वेश्चन आता है गिने चुने, लेकिन कभी कभी को हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम लोग उस चीज़ को प्रायोरिटी देंगे जहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपके पास 5-4 दिन ही पड़े हुआ है जिसको आप ब्रशअप करने के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, डरने का जरूरत नहीं कि हम ये नहीं किया वो नहीं किया क्या होगा एग्जाम नहीं निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जो पढ़े हैं उसको भी अच्छा से ब्रशअप करते हैं तो जो आप स्कोर करते हैं उससे डेफिनेटली अच्छा स्कोर कीजिएगा। ठीक है, ये आपको चीज़ याद रखना है। ये जो बॉन्ड्स का बोला है इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ऑलरेडी पता है 2 प्रकार बॉन्ड होता है आपका, कोवेलेंट नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड वीक होता है, कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, पीएच थर्मोडायनेमिक्स कभी कभी क्वेश्चन आता है, छोड़ सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 2 पार्ट आप छोड़ सकते हैं। जो नहीं छोड़ना है, ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, कपल्ड रिएक्शन, ग्रुप ट्रांसफर, बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफर। मतलब जनरली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस से जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है वहाँ से TCA साइकिल एंटर करता है, वो TCA साइकिल से आपका जो NADH बनता है और वो आपका जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में, और वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कॉम्प्लेक्स कितना होता है, आपका केमियास्पेटिक थ्योरी क्या है कि जितना भी कॉम्प्लेक्स होता है इनहिबिटर का नाम। तो ये पार्ट पूरा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में बताऊंगा फॉर पार्ट सी एंड पार्ट बी बोथ।
ठीक है। तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब चीज़ें बच्चे लोग हम लोग क्लास में बताते हैं बायोस्कॉलर का प्लेटफॉर्म में, जो CSNet बच्चे लोग को पढ़ाते हैं। आप अगर इंटरेस्टेड है तो बायोस्कॉलर का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर गो आउट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, ठीक। और कोई भी एंजाइम के लिए जो बाप है, मतलब बायोकेमिस्ट्री का पापा बोलते हैं हम, वो है आपका एंजाइम। कोई भी एग्ज़ाम में जाइए, एंजाइम आपको पढ़ के जाना ही पड़ेगा, कुछ भी एग्ज़ाम हो। बायोलॉजी अगर थोड़ा भी आया होगा वहाँ तो एंजाइम पढ़ना ही पड़ेगा, उसको स्किप नहीं कीजिएगा। जो भी हो जाए एंजाइम को स्किप नहीं करना है। आपका ग्लाइकोलाइसिस, आपका TCA साइकिल, आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन स्किप नहीं करना है। आपको कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर, प्रोटीन का स्ट्रक्चर और विटामिन स्किप नहीं करना है। आपको वहाँ से क्वेश्चन आएगा तो पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये पार्ट एकदम स्किप नहीं करना है। रिवीजन कर लीजिएगा, जितना आप पढ़े हैं उतना ही रिवीजन कर लीजिएगा, जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एफ वाला यूनिट तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। रामाचंद्रन प्लॉट, ये वाला पार्ट दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो कुछ कुछ पार्ट है ना जिसको स्किप कर ही नहीं सकते, तो ये पार्ट को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ये वाला पार्ट आपका स्ट्रक्चर में ही आ जाता है, जो आपका ABZ का डिफरेंस एक चार्ट आ जाता है। सबको क्लास 12 से पढ़ लें तो आप भी पढ़ लीजिएगा। बाकी मेटाबॉलिज्म का अगर बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और लिपिड मेटाबॉलिज्म थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे इंपॉर्टेंट है? कार्बोहाइड्रेट में आपका ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन डिग्रेडेशंस, उसके अलावा ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये सब आपका पूरा पार्ट आ जाता है। और लिपिड सिंथेसिस में बीटा ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फैटी एसिड सिंथेसिस का एंजाइम्स और कोलेस्ट्रॉल, जो इरिवर्सिबल एंजाइम होता है ना, जो इरिवर्सिबल एंजाइम होता है, और ATP कैलकुलेशन, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है, तो ये आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री का जो ये एरिया है, मैं आपको बता दिया कि एंजाइम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, रामाचंद्रन प्लॉट, ये सब छोड़ना नहीं है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू शुड रीड डेफिनेटली। बाकी चीज़ को आप छोड़ सकते हैं अगर समय का थोड़ा दिक्कत हो। बाकी आपके पास 3-4 दिन ही बचा हुआ है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सेल बायोलॉजी का पार्ट में आते हैं। सेल बायोलॉजी में कुछ कुछ पार्ट है जहाँ से क्वेश्चन आता है और आप बहुत इजीली अटेंड कर सकते हैं अगर पढ़ के जाते हैं। कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के नहीं जाना चाहिए फॉर पार्ट C एंड पार्ट B, ये भी मैं बता दूँगा आपको। पार्ट B के लिए सब टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रेक्टाफिकेशन इज द की, जितना ज़्यादा रेक्टाफिकेशन कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर फंक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को पता होगा कि जो एसाइल चेन होता है उसमें सैचुरेशन अनसैचुरेशन, एसाइल चेन का लेंथ बढ़ना घटना के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा मतलब उसका स्टेबिलिटी रहेगा। हिमालयन पर्वत में जो प्लांट है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आर्किटेक्चर कैसा होगा, उसके बाद बाकी जो आपका हॉट एरिया में डिजर्ट में है उसका कैसे स्ट्रक्चर होगा, वहाँ से क्वेश्चन आता है। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन आप लोगों को पता है। ट्रांसपोर्ट में अगर मैं बताऊँ तो आपका जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेड आपका डिफ्यूजन हो गया। उसके बाद आपका अगर बोलिएगा तो जो आपका पोटासियम सोडियम पंप का पूरा मैकेनिज्म, उसका पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। वो आपका एक्शन पोटेंशियल से रिलेट कर देगा। और मेम्ब्रेन में अगर पढ़ते हैं तो वो आपका एक्शन पोटेंशियल जो आपका एनिमल फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम में आता है वो भी आपका कवर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शन, ये यूनिट में थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। यहाँ पर जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, ये देखो सेल बायोलॉजी पार्ट ऐसा है कि पार्ट B में बहुत क्वेश्चन पूछता है। और पार्ट C में जो क्वेश्चन पूछेगा वो टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। मतलब जो आपका टेक्निक पढ़े हैं, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, बेसिकल फ्यूज करवा दिया, पैच क्लम टेक्निक्स, यहाँ से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछेगा। टैगिंग कर दिए, फ्लोरेसेंस टेक्निक, ग्लिन फ्लोरेसेंस प्रोटीन लगा दिए, फ्रैट टेक्निक कर दिए, फ्रैप टेक्निक अप्लाई किए। तो जो पार्ट C वाला क्वेश्चन आएगा आपका सेल बायोलॉजी में, वो टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन आएगा, आपको याद रहना चाहिए। पार्ट B में तो आप रेक्टाफिकेशन करके जो जा रहे हैं वहाँ से हो जाएगा, बट पार्ट C में आप नहीं कर पाइएगा सेम चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। हम लोग क्लास में बच्चे लोगों को भी बोलते हैं कि ये चीज़ पढ़ के जाना है, आप लोगों को वही बता रहा हूँ, उसके लिए अलग से कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ द इंटरसेलुलर ऑर्गेनेली, यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो सेल वॉल है उसका थोड़ा आपको रेक्टाफिकेशन करना है। जैसे आप CSNet का जो पार्ट B है वहाँ से ये एरिया CSL पार्ट B के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन बहुत आता है। साइटोस्केलेटन देख रहे हैं यहाँ पर 3 तरह का साइटोस्केलेटन होता है। इंटरमीडिएट फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट जिसको हम लोग माइक्रोफिलामेंट बोलते हैं, और आपका जो माइक्रोट्यूबुल्स हो गया। तो अब यहाँ पर बहुत सारा आपका मोटर प्रोटीन भी इन्वॉल्व होता है, वो भी क्वेश्चन पूछते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आपको पता होगा, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, वहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। लाइसोसोम, गोल्गी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए अलग अलग ऑर्गेनेली में अलग अलग काइंड ऑफ एंजाइम्स होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मिस मैच करके मैचिंग कराने आता है। उस तरह का क्वेश्चन आएगा, पार्ट C पार्ट B दोनों में आएगा, तो ये आपको चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन में जीन एंड क्रोमोसोम, ये आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट है। तो हेटेरोक्रोमैटिन यूकैरियोटिन वाला पार्ट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि क्रोमोसोम में देखिएगा ना, ऐसे क्रोमोसोम में ऐसे क्वेश्चन आता है, बोलेगा बताओ टेलोमेयर रीजन में हेटेरोक्रोमैटिन होता है कि यूकैरियोटिन होता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। ट्रांसपोजन के बारे में थोड़ा बहुत पार्ट B, ये चीज़ जो होता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, अगर मैं सजेशन मानिएगा तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पार्ट B के लिए पढ़ के जाइए, पार्ट C छोड़ लीजिए।
अगर आपका प्रिपरेशन है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है, लैक ऑपरेंट, टिप टॉप ऑपरेंट इसे पढ़ लीजिए। बट अगर आपका प्रिपरेशन नहीं है और आप चाहते हैं यहाँ से स्कोर करना चाहता हूँ मैं कम टाइम में, तो मैं बोलूँगा कि जो आप एमएससी में पढ़े थे बस ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लीजिए पार्ट बी के लिए। पार्ट सी के लिए दूसरा टॉपिक सेल बायोलॉजी रख दीजिए, बायोकेमिस्ट्री रख दीजिए, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी रख दीजिए। अगर हो तो क्लासिकल जूलॉजी, क्लासिकल बॉटनी पे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो, वो ईजी होता है। और आपके पास कुछ पढ़ा हुआ नहीं ना, तो उसके लिए इकोलॉजी, इवोल्यूशन ये सब है, उसका भी टॉपिक बता दूंगा क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सेल सिग्नलिंग, सेल डिवीजन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिग्नलिंग के लिए सीएसआर ने अलग से चैप्टर दे के रखा है, बट मैं बोलूँगा सेल सिग्नलिंग, सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे वहाँ पर बायोकेमिस्ट्री में एंजाइम था, ऐसे यहाँ पर आपका सेल साइकिल, सेल डिवीजन वाला पार्ट है, ठीक है। तो आपको ये छोड़ना ही नहीं है जो भी हो जाए। जैसे आप लोगों को बताया था कि जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला पार्ट है ये बहुत भास्ट होता है और यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे जगह से पूछ सकता है, तो ये मैं बोलूँगा पार्ट बी के लिए आप इसको कंजर्व कीजिए। अब पार्ट सी के लिए थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन आप कर दीजिएगा, अगर 4 क्वेश्चन आ रहा तो अगर आप पढ़ के जाते हैं, ईजी क्वेश्चन आता है तो, अगर मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप अटेंड नहीं कर पाते हैं, ऐसे ऐसे फैक्टर का नाम बताएगा जो आप सुने नहीं होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली नेगेटिव मार्किंग यहाँ से ही होता है। तो आपको पहले से सियोरिटी हो जाना चाहिए कि अगर टफ थोड़ा भी क्वेश्चन आएगा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में नहीं करूँगा, ठीक है। पार्ट सी में, पार्ट बी तो करना ही है। पार्ट बी के लिए क्या करना है, सीधा उठाना है पाथफाइंडर का बुक या कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं या कोचिंग का कोई भी कोचिंग मटेरियल आपके पास है, उसमें जो आपका पार्ट बी का सेक्शन जो होता है वो रट्टा फिक्सन का आता है। जैसे डीएनए आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, किसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होता है, किसके पास पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी होता है, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हेक्सोकाइनेस क्या होता है, आपका टोपोआइसोमरेज क्या करता है, घुमा फिरा के इधर उधर डीएनए, पीडीएनए, सर्कुलर डीएनए रेप्लिकेशन मैकेनिज्म से क्वेश्चन आ जाएगा आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है एक जगह स्प्लाइसिंग वाला, स्प्लाइसिंग से बहुत क्वेश्चन आता है, आरएनए एडिटिंग से क्वेश्चन आ जाएगा। आपका जो नॉकडाउन वाला होता है, स्मॉल इंटरफेरेंस आरएनए हो गया, एमआईआरएनए हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आएगा। आपका जो आरएनए, आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है वहाँ से क्वेश्चन आता है, ओवल हाइपोथेसिस से क्वेश्चन पूछेगा, जेनेटिक कोड से क्वेश्चन पूछता है। तो दिस आर द पार्ट। आपका यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन से क्वेश्चन आ जाएगा, इन बैक्टीरिया सेल्स आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन एक साथ होता है, तो कपल वाला रिएक्शन वहाँ से भी क्वेश्चन थोड़ा बहुत आ जाता है। तो ये पार्ट बी के लिए कंजर्व कीजिए, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा। पार्ट सी के लिए थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, ये हम लोग बच्चे लोगों को सजेस्ट करते हैं। बाकी आपका प्रिपेयर्ड है तो आप जा सकते करके, कोई दिक्कत नहीं। सेल कम्युनिकेशन और सेल सिग्नलिंग जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ से आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। कम पढ़ के जाने के बाद भी आपको हो जाएगा। क्या पढ़ना है, जीपीसीआर पढ़ना है और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस पढ़ना है। जीपीसीआर और रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस पढ़ने से मोस्ट ऑफ द पार्ट खत्म हो जाता है। इसको लिंक कर लीजिएगा आप किसके साथ, आपका जो एंडोक्रिनोलॉजी है ना उसके साथ थोड़ा लिंक करके पढ़िएगा। लेकिन ये एंडोक्रिनोलॉजी है तो अलग से आएगा, मैं यहाँ पर अलग से पढ़ूंगा नहीं, सिलेबस ओवरलैपिंग थोड़ा होता है। तो ये जो एंडोक्रिनोलॉजी वाला चैप्टर है हार्मोन्स वाला, वो आपको सेल सिग्नलिंग के साथ पढ़ लेना है। और सेल सिग्नलिंग में सिर्फ ये नहीं कि बस मैं जीपीसीआर आरटीके पढ़ लिया। अगर आप ध्यान से देखिए डेवलपमेंट फेज में भी बहुत सारा क्वेश्चन आता है। डेवलपमेंट बायोलॉजी में जाइएगा तो आपका जैसे सोनिक हेज हो गया, ठीक है, और डेल्टा नॉच पाथवे, ठीक है, सोनिक हेज हो गया, डेल्टा नॉच पाथवे हो गया, तो ये सब आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पार्ट है। जैसे विंड सिग्नलिंग हो गया, बीटा कैटेनिन विंड सिग्नलिंग, तो ये सब पार्ट जो आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी में, लेकिन सेल सिग्नलिंग का पार्ट है। जैकस्टेट काइनेस हो गया, रासमैप काइनेस हो गया। तो दीज आर द प्रोटीन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रीड द सेल सिग्नलिंग वेरी एफिशिएंटली, क्योंकि यहाँ से आप पार्ट सी में क्वेश्चन कर सकते हैं वेरी इजीली। क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। तो ये पार्ट को बहुत अच्छे से करना है। बाकी आपके ऊपर है, ये पार्ट आपको करना है नहीं करना है, बट सेल सिग्नलिंग करना ही करना है, ठीक है। दाल चावल की तरह है, बेसिक है, पढ़ना ही पड़ेगा। और उसके अलावा कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कैंसर बहुत सारे बच्चे करके जाना चाहते हैं, बट मैं बोलूँगा कि अगर आप अच्छे से पढ़ के जाएँ तभी करिए। अगर आप अच्छे से पढ़ के नहीं जाते हैं तो आपके ऊपर है, क्वेश्चन कैसे आ रहा है, डिफिकल्टीज़ क्या, उसके ऊपर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा एग्जाम में जाके। ऐसे नहीं कि मैं पत्थर में लिखा हुआ लकीर है जो बोल दिया वही करना है, नहीं। वो आपको बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, एग्जाम में जाके देखना पड़ेगा क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफिकल्टीज़ कितना है, आप कितना पढ़ के गए थे, क्या क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाए पहले आपका डोमेन फिक्स होना चाहिए कि ये 6 यूनिट से मैं क्वेश्चन पहले सॉल्व करूँगा। तो पहले क्वेश्चन जब स्क्रीन करते हैं तो पहले आपको वही होना चाहिए कि यहाँ से ये क्वेश्चन है, उसको मार्क एंड रिव्यू करके छोड़ दीजिए। मार्क एंड रिव्यू करके छोड़ दीजिए, तो फिर बाद में आके उसको सॉल्व करना है। सपोज आप बाद में जाए सॉल्व करके आपको 15 क्वेश्चन ही हो पाया, फिर आपको स्क्रीन करना है कि जो एडिशनल टॉपिक में पढ़ा था वहाँ से क्वेश्चन हो पा रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। क्योंकि डेफिनेटली आप 20 क्वेश्चन करिएगा तो स्ट्रॉन्ग चांस कि 20 में 20 सही ना हो, उसमें से 2-3 गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पार्ट सी में कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करके आने का, क्योंकि वहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा तो आप बेनिफिट में रह जाएगा। तो ट्राई टू अटेंड मोर क्वेश्चन इन पार्ट सी, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर समय बहुत लगता है, तो ध्यान रखिएगा, पहले स्क्रीन करना होता है, उसके बाद जाकर क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, कोई पार्ट सी से शुरू करता है, कोई पार्ट ए से शुरू करता है। मेरा सजेशन ये रहता है कि पार्ट सी से पहले शुरू करो, फिर पार्ट बी करो, फिर पार्ट ए करो, या पहले पार्ट सी कर दो, फिर पार्ट ए करो, फिर पार्ट बी करो। पार्ट बी में समय कम लगता है, आता है तो कर पाइएगा, नहीं आता तो नहीं कर पाइएगा। नाउ कम टू इम्यूनोलॉजी। यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता देता हूँ, वही पढ़ना है। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना, कौन कौन सा सेल इन्वॉल्व रहता है नहीं रहता है। एंटीजन क्या होता है, एंटीजेनिसिटी इम्यूनिसिटी एक लाइन का चीज़ है, ChatGPT से भी मिल जाएगा आपको। एपिटोप पैराटोप क्या होता है ये पढ़ लेना। और ये स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू हैव टू रीड। ठीक, टेक्निक के मामले में बताऊँ, जो आपका 12 नंबर चैप्टर है, वहाँ पर आपको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी वाला पढ़ा जाएगा। उसके अलावा MSC मॉलिक्यूल, उसके अलावा ये MSC मॉलिक्यूल में आ जाता है आपका प्रोसेसिंग प्रेजेंटेशन। उसके अलावा आपका अगर मैं बताऊं, ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्सेस, और आपका हाइपर सेंसिटिविटी बोल के एक चैप्टर है, या दिस वन, ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून डिजीज़ जो होता है, ये सब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। तो ये पार्ट को एकदम स्किप नहीं करना है, जो भी हो जाए। ठीक है, इसको रीड करना है बढ़िया से। कूबे इम्यूनोलॉजी से पढ़ते हो तो कूबे से पढ़े हो तो वहाँ से रिवाइज करो। पाथफाइंडर से पढ़े हो तो पाथफाइंडर से रिवाइज करो। अगर कोई कोचिंग नोट से पढ़े हो तो वहाँ से रिवाइज करो। डोंट ट्राई टू टच न्यू सोर्सेस दैट यू हैव नॉट रीड अर्लियर टाइम, ट्राई टू रिवाइज फ्रॉम द सेम सोर्स दैट यू हैव रीड। ठीक है, जहाँ से पढ़े हो वहाँ से रिवाइज करो, अलग टॉपिक कोशिश मत करना ढूंढने का। डेप बायो एक अच्छा टॉपिक है, अगर पहले से पढ़ के रखे तो कर पाइएगा, नहीं से पढ़ के रखे तो कुछ। ये एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जहाँ से आप पार्ट बी और पार्ट सी दोनों में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्वेश्चन ठीक ठाक आता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बोलूँगा कि अगर आप डेवलपमेंट बायोलॉजी पढ़े हैं तो सही किए हैं। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा आपको मतलब रिग्रेट होना चाहिए। क्यों, मैं अभी बताऊँगा। ठीक है, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट अगर बताऊँ तो यहाँ पर पार्ट बी से बहुत क्वेश्चन आता है, और कुछ पार्ट सी से क्वेश्चन आता है। पार्ट सी से कहाँ से क्वेश्चन आएगा, स्पेसिफिकेशन से क्वेश्चन आएगा, डिटर्मिनेशन डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, गिलबर्ट का बुक में मिल जाएगा, तो वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। सेल फेट से पार्ट बी में क्वेश्चन भर भर के आता है, सेल लिनियज से भर भर के क्वेश्चन आता है पार्ट बी में। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट से क्वेश्चन आता है। तो ये पूरा पार्ट बी के लिए स्पेसिफिक है, लेकिन पार्ट सी से भी क्वेश्चन कुछ आता है। गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, अर्ली डेवलपमेंट, दैट इज मोर इंक्लाइन टुवर्ड पार्ट सी, लेस टुवर्ड पार्ट बी। ये टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है फर्टिलाइजेशन से। तो फर्टिलाइजेशन से स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, सीआरचिन में क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता है। क्लीवेज, ब्लास्टुला फॉर्मेशन, ये सब आपका पार्ट बी का एरिया है। और गैस्ट्रुलेशन वाला पार्ट, डबल फर्टिलाइजेशन वाला पार्ट सी का पार्ट है। उसके अलावा नीचे अगर आएँ तो यहाँ पर क्या क्या टॉपिक है, सी एलिगन का आपका यहाँ पर ये हो गया, बालबा फॉर्मेशन पार्ट सी का टॉपिक है। ठीक है, रीजनरेशन इन वर्टिब्रेट्स पार्ट सी का टॉपिक है। उसके अलावा आई इंडक्शन पार्ट सी का टॉपिक है। लिम्ब डेवलपमेंट पार्ट सी का टॉपिक है। चिक डेवलपमेंट पार्ट सी, एम्फीबियन डेवलपमेंट पार्ट सी, सब पार्ट सी का। ये टूवर्ड्स पार्ट सी ज़्यादा इंक्लाइंड है। ये भी सेक्स डिटर्मिनेशन, लार्वल मेटामॉर्फोसिस, ये मोस्ट ऑफ द पार्ट जो आता है ये पार्ट सी से क्वेश्चन आता है, और यहाँ पर आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं पार्ट सी से। तो यहाँ पर अगर 5 क्वेश्चन आता है तो 3 से 4 क्वेश्चन आप करके आ सकते हैं। बहुत बच्चे 5 में 5 सही करके आते हैं। ठीक है, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी बहुत अच्छा टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ सीएसएन नेट अगर आप पढ़ रहे हैं। अगर आप प्लांट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो प्लांट से भी बहुत सारे डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये देख सकते हैं मॉर्फोजेनेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म और प्लांट, तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। अगर आप प्लांट से बिलोंग करते हैं तो ये वाला पार्ट पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में आपका ये आ जाता है प्रोग्राम सेल डेथ, एजिंग एंड सेनेसेंस, ये भी आपका प्लांट से भी आ जाता है। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन आ जाएगा। अब क्या होता है, प्लांट फिजियोलॉजी एक ऐसे टॉपिक है जो एनिमल पढ़ के आते हैं वो बोलते नहीं पढ़ूंगा, बट मैंने बहुत बच्चे को देखा हूँ जो एनिमल पढ़ा है प्लांट फिजियोलॉजी क्वेश्चन अटेंड करते हैं। क्यों, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी एक ऐसा पार्ट है जहाँ से आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे डेप बायो में कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो क्या कीजिएगा, कोई मतलब नहीं। लेकिन जो इसको चूज़ किया इस टॉपिक को करने के लिए उसके लिए है, और जो नो किया उसको भी हो सकता है। क्योंकि देखो ये सब टॉपिक पढ़ने के लिए टाइम नहीं लगता, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं लगता। 2-3 आवर्स सफिशिएंट टू कंप्लीट दिस पार्ट सबसे के लिए, क्योंकि सब पढ़ना नहीं है। मैं बताऊँगा क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पर 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, 3-4 चैप्टर, 1, 2, 3, 4, ये जो पार्ट है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पार्ट देखिए ध्यान से देखिएगा, ये बायोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है।
ठीक है, बस थोड़ा मतलब फोटोसिंथेसिस के लिंक करके दिखाया, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ द बायोकेमिस्ट्री इन रेस्पिरेशन। ठीक है, आपको क्वेश्चन मेजोरिटी 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आता है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, तो ये पार्ट छोड़ना ही नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट फिजियोलॉजी के लिए, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। तो फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, प्लांट हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। सेंसरी फिज फोटो बायोलॉजी में फाइटोक्रोम साइटोक्रोम इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होगा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। बायोलॉजिकल क्लॉक एनिमल बिहेवियर एज वेल एज प्लांट में भी इंपॉर्टेंट होता है। ये पार्ट अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो अगर स्किप भी कर सकते हैं, आपके मन। सेकेंडरी मेटाबोलाइट से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, तो ये पढ़ के जाना है। अगर नहीं हो पा रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी में मैं तो 3 टॉपिक को रखूँगा, फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, प्लांट हार्मोन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अदर देन दैट फाइटोक्रोम साइटोक्रोम, देन उसके बाद आइएगा आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और आपके पास उसके बाद भी अगर टाइम है पहले से पढ़ के रखे तो ये भी रिवाइज कर लीजिएगा, स्टेज बायोलॉजी में कुछ कुछ क्वेश्चन आता है। तो प्लांट फिजियोलॉजी इतना ही ईजी है जितना आपका डेप बायो ईजी है, बट आपको कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। एनिमल फिजियोलॉजी प्लांट वाले जनरली पढ़ते नहीं, एनिमल फिजियोलॉजी। एनिमल फिजियोलॉजी स्पेसिफिकली लाइफ साइंसेज के बच्चे और जो जूलॉजी का बच्चे होते हैं वही करते हैं अटेंड यहाँ से क्वेश्चन। यहाँ पर भी स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन आता है, भर भर के क्वेश्चन नहीं आएगा। पार्ट भी देखो, पार्ट भी का पार्ट ऐसा है कि सब जगह से पूछेगा, लेकिन पार्ट सी जो होता है वही आपका स्कोर करवाता है। आप अगर 20 क्वेश्चन भी पार्ट में सही कर लेते हैं पार्ट भी, तो 80 नंबर तो आप यहाँ से स्कोर कर लीजिएगा। 20 क्वेश्चन पार्ट भी में कर लिए तो आपका 120 तो यहीं हो गया, पार्ट ए का करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो इसीलिए ये पार्ट सी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या पढ़ना है, सर्कुलर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या पढ़ना है आपका, स्पेसिफिकली हार्ट। उसके बाद आपका ईसीजी पैटर्न पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। कार्डियक साइकिल से क्वेश्चन आएगा, कार्डियक कंडक्शन से क्वेश्चन आएगा, ये वाला पार्ट आपको देखना है, बस ये देखने से काम बन जाएगा यहाँ से। उसके अलावा अगर मैं बताऊँ नर्वस सिस्टम में तो एक्शन पोटेंशियल और आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स, कहाँ गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ से पढ़ना है। ये वाला पार्ट पढ़ते ही खत्म हो जाएगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में काउंटर करंट मैकेनिज्म और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और नेफ्रॉन के बारे में थोड़ा आइडिया कर लीजिएगा, कहाँ पर क्या रीअब्जॉर्ब हो रहा है नहीं हो रहा है। और रास सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिस एल्डोस्टेरोन सिस्टम, दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको ना एक्सक्रीटरी सिस्टम से पढ़ना है। ठीक है, अगर ये पढ़ लेते तो काम बन जाएगा। ये छोड़ सकते, ये छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, ये छोड़ सकते, ये नहीं छोड़ना है। एंडोक्रिनोलॉजी दैट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर जहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है, तो ये आपको छोड़ना ही नहीं है। ये जितना अच्छे से पढ़िएगा, कुछ कुछ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ये वाला हो गया एक्शन पोटेंशियल, न्यूरोट्रांसमीटर, कार्डियक कंडक्शन, कार्डियक साइकिल, रास सिस्टम हो गया, काउंटर करंट मैकेनिज्म हो गया, नहीं छोड़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो ये एनिमल फिजियोलॉजी का इतना ही टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है, वही पढ़ना है, काम बन जाएगा। आप पैटर्न जनरली CSR ऐसे ही रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है, आपको मतलब सेम चीज़ मिल जाता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चन आ जाता है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा बहुत पढ़ लीजिएगा, जहाँ से क्वेश्चन थोड़ा बहुत आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं गैसियस एक्सचेंज का बात करूँ यहाँ पर, तो ये आपका बायोकेमिस्ट्री का पार्ट और आपका ये रेस्पिरेटरी चैप्टर ओवरलैप होता है। क्या कैसे ओवरलैप होता है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड टॉपिक है कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व जो होता है वहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, मायोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है, साइनोग्लोबिन आपका जो क्या बोलते हैं उसको, जो वहाँ पर होता है कॉपर, मेरे को याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, आ गया तो मैं बता दूंगा आपको। तो ये वाला पार्ट आपको ध्यान रखना है। इनहेरिटेंस बायोलॉजी में तो यहाँ पर पार्ट सी से क्वेश्चन आता है, जो बच्चे अच्छा जेनेटिक्स पढ़ के गए हैं उन लोगों के लिए अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए दिक्कत हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे पकड़ते भी हैं, बहुत सारे बच्चे छोड़ते भी, बट स्टिल मैं पार्ट सी के लिए कुछ कुछ टॉपिक सॉर्ट कर देता हूँ। पार्ट बी के लिए तो आपको रट्टाफिकेशन करना है, उसमें ऊपर से पढ़ने से ही हो जाता है, आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बट पार्ट सी में डिटेल में पढ़ना पड़ता है, इसलिए पार्ट सी का पार्ट में ज़्यादा इंपॉर्टेंटली बताता हूँ। मल्टीपल एलील से क्वेश्चन आ जाता है, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट हो गया क्वेश्चन आएगा। उसके अलावा कहाँ गया, यहाँ से पार्ट बी से क्वेश्चन पूछेगा, सेक्स इन्फ्लुएंस कैरेक्टर, सेक्स लिमिटेड, सेक्स लिंकेज। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर लिंकेज से आपका पार्ट सी में क्वेश्चन आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, लिंकेज मैप, उसके ऊपर ये कुछ टेक्निक है जहाँ से पार्ट सी से क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ से आपको पेडिग्री के थ्रू आपका क्वेश्चन पूछता है पार्ट सी में, अगर आपका जेनेटिक्स अच्छा है तो आप कर पाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, कॉन्जुगेशन, ट्रांजैक्शन, ये सब जो आपका दिख रहा है ये थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के क्वेश्चन पूछता है, इतना ज़्यादा चहल पहल नहीं है। पेडिग्री से क्वेश्चन पार्ट सी में आता है। ठीक है, उसके क्यूटी1 में कभी कभी क्वेश्चन आता है, बट क्यूटी1 में अभी कोई करता नहीं, जो प्लांट से कोर प्लांट से वो लिख करते हैं। है म्यूटेशन जो टेस्ट है वहाँ से क्वेश्चन आएगा। लॉस ऑफ फंक्शन, गेन ऑफ फंक्शन से क्वेश्चन पार्ट सी में आ जाता है। म्यूटेशनल इंसर्शन जितना भी चीज़ें आपका है। ठीक है, क्रोमोसोमल एबरेशन जो है क्वेश्चन आता है पार्ट बी पार्ट सी दोनों जगह से।
रिकॉम्बिनेशन से भी आता है। बट पार्ट जेनेटिक में जो क्वेश्चन मेजोरिटी में देखता हूँ वो इसी पार्ट से आता है, आपका लिंकेज, मैपिंग, क्रॉसिंग ओवर, ये सब आपका टेस्ट दे दिया, कुछ पेडिग्री एनालिसिस दे दिया, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। डाइवर्सिटी का बात करूँ तो डाइवर्सिटी आपके ऊपर है। अगर आप मतलब मास्टर्स में है तो डेफिनेटली आपको ये क्लासिकल जूलॉजी वाला पार्ट पढ़े, अगर जूलॉजी आपका मतलब मास्टर्स का सब्जेक्ट है। और अगर आप लाइफ साइंस लिए तो इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता है, तो आपके ऊपर है ये पार्ट आपको करना है नहीं करना है। बट क्लासिकल जूलॉजी एक ऐसा टॉपिक है कि बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा, अगर आपको आता है तो कर पाइएगा, नहीं आता तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इधर उधर का कुछ नहीं है, आपको रट्टाफिकेशन तगड़ा वाला होना चाहिए, जैसे पार्ट बी में करते हैं। तो पार्ट सी का अगर आपको क्लासिकल जू करना है तो आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसको तो आप थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन में रखिए। इजी क्वेश्चन आता है बट क्योंकि टॉपिक बहुत वास्ट है तो कहाँ से आएगा कुछ पता नहीं। इकोलॉजी इवोल्यूशन बहुत अच्छा टॉपिक है, जो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर नहीं किए वो यहाँ से स्कोर करके निकल सकते सी सर। बहुत बड़े बच्चे बोलते हैं ना कि सर मेरा यूनिट 6 ही हुआ है, अगर उस यूनिट 6 में अगर आर्कियोलॉजी, इवोल्यूशन, ये बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी ये सब है तो आपके लिए सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इतना इजी क्वेश्चन आएगा कि आप अगर थोड़ा भी पढ़े हैं तो आप कर लीजिएगा। कैसे? ये वाला पार्ट जो है, दोनों पार्ट, ये पार्ट बी के लिए है, ठीक, रट्टाफिकेशन है सिंपल सी। पॉपुलेशन इकोलॉजी जो वाला पार्ट है ये स्पेसिफिकली फॉर पार्ट सी। पार्ट बी में भी क्वेश्चन है, पार्ट सी के लिए बेस्ट, ठीक है, क्वेश्चन आएगा। ये स्पेसिस इंट्रैक्शन पार्ट सी के लिए बेस्ट है, क्वेश्चन आता है भर भर के। आपका कॉमेंसलिज्म क्या होता है, एमेंसलिज्म क्या होता है, कॉम्पिटिशन, म्यूचुअलिज्म, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है एग्जाम्पल के साथ, कोरल रीफ, ये सब चीज़ें हर बार। उसके बाद आपका अगर मैं कम्युनिटी इकोलॉजी की बात करूँ तो कम्युनिटी इकोलॉजी में कभी कभी क्वेश्चन आता है, एज और इकोटोन से क्वेश्चन आ जाता है, नहीं तो बहुत कम ही क्वेश्चन देखा हूँ मैं। सक्सेशन से भी क्वेश्चन कभी कभी आता है पार्ट बी में, पार्ट सी में, बट हम कभी कभी का पकड़ेंगे नहीं। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पार्ट सी एंड पार्ट बी बोथ, पार्ट सी एंड पार्ट बी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डिटेल एनालिसिस दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर डिटेल वीडियो दीजिए जहाँ पर पूरा सिलेबस के बारे में बताइए, कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए। इससे ईजी आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है, और इतना तोड़ तोड़ के आपको कोई नहीं बताएगा, कोचिंग वाले भी भाग जाते हैं, बताते नहीं। बायोजियोग्राफी का बात करें तो आइलैंड्स, बायोजियोग्राफी, जियोग्राफिकल जोन ऑफ इंडिया, ये दो पार्ट सी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नियर आइलैंड, फार आइलैंड, उसके बाद ये सब वाला पार्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। ये आपका डाइवर्सिटी वाला पार्ट रट्टाफिकेशन का है, कंजर्वेशन बायोलॉजी और अप्लाइड इकोलॉजी, ये पार्ट बी के लिए। अगर रट्टाफिकेशन स्ट्रॉन्ग है तो इसको पकड़ लो, नहीं तो पार्ट सी के लिए तो बता दिया हूँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। पॉपुलेशन इकोलॉजी, स्पेशल इंट्रैक्शंस इकोलॉजी आपका, और ये आइलैंड बायोग्राफी, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये पार्ट को कवर कर लेना है। उसके बाद इवोल्यूशन एंड बिहेवियर। इवोल्यूशन एंड बिहेवियर बहुत ईजी टॉपिक है। कैसे ईजी है मैं बता रहा हूँ। ये जो कॉन्सेप्ट है लैमार्किज्म, डायनामिज्म, ये हो गया आपका स्ट्रगल, फिटनेस, नेचुरली, आप पहले से बहुत पहले से 12 से पढ़ रहे हैं, ठीक है, बैचलर में भी पढ़े, तो आपको अलग से बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार बस रट्टा मारना है, काम बन जाएगा, ठीक है, रट्टा मारने से काम बन जाएगा। ऑरिजिन ऑफ सेल्स एंड इवोल्यूशन, ये भी आप बहुत बार पढ़े हैं, क्लास 12 में पढ़े हैं, क्लास 11 में पढ़े हैं, उसके बाद बैचलर्स में पढ़े हैं, फिर मास्टर्स में पढ़ रहे हैं, तो ये भी आप ऐसा सच आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। पार्ट बी से क्वेश्चन आता है, पार्ट सी भी क्वेश्चन आ जाता है। ये जो आपका मिलर का एक्सपेरिमेंट है ना, ये वाला, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये मिक्सचर ऑफ, ये पूछ लेगा, पार्ट बी में क्वेश्चन पूछते हैं कौन कौन सा कंपाउंड था जिससे आपका पहला ऑर्गेनिक चीज़ें बना था, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था, क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। यहाँ पर एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा, जो फोटोसिंथेसिस में बताया था, ठीक है। उसके अलावा जो तो आपको इवोल्यूशन में देखना पड़ेगा कि हॉर्स का इवोल्यूशन थोड़ा देख लीजिए, ह्यूमन का इवोल्यूशन थोड़ा बहुत देख लीजिए, जो स्टेजेस ऑफ वो है। जियोग्राफिकल टाइम स्केल पढ़ लीजिए, जियोग्राफिकल टाइम स्केल से क्वेश्चन आता है कि कौन सा एरिया में कौन डेवलप हुआ था, किसका कब एज क्या थे नहीं था। पार्ट बी में बार बार के क्वेश्चन पूछते, तो आपका रट्टा, ये रट्टाफिकेशन वाला पार्ट है, यहाँ पर कुछ दिमाग लगाने लायक कुछ है नहीं। उसके बाद जीन डुप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछता है पार्ट सी में। मॉलिक्यूलर क्लॉक से कभी कभी पार्ट बी में क्वेश्चन पूछेगा, यही है। और उसके अलावा नीचे अगर आऊँ, पॉपुलेशन जेनेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्ट सी एंड पार्ट बी बोथ। ये वाला पार्ट तो छोड़ना ही नहीं है, कुछ कुछ पार्ट है ना छोड़ना ही नहीं होगा, तो ये छोड़ना नहीं है जो भी हो जाए, ठीक है। हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन, ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, बाउंड्री इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा, माइग्रेशन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एडेप्टिव रेडिएशन, डार्विन फिंचेस पढ़ना पड़ेगा। आइसोलेटिक मैकेनिज्म, स्पेसिएशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। कन्वर्जन, डाइवर्जन एवोल्यूशन कैसे हुआ था, सेक्सुअल सिलेक्शन, को एवोल्यूशन, ये टॉपिक ऐसा है जिसको छोड़ना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, ठीक है।
सब छोड़ना है, इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलो, ब्रेन बिहेवियर रिवोल्यूशन में अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर कुछ कुछ टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, हर सर पूछता है, ठीक है। देखो कहाँ गया, या ऑल्ट्रिज्म, हनी बी वाला पार्ट, चीटी क्वेश्चन आ जाएगा। किन सिलेक्शन, रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म, लर्निंग बिहेवियर, एडेप्टिव बिहेवियर, बायोलॉजिकल क्लॉक क्वेश्चन आएगा। सोशल कम्युनिकेशन क्वेश्चन आएगा। मेटिंग सिस्टम क्वेश्चन आएगा। पेरेंटल इन्वेस्टमेंट रिप्रोडक्शन सेक्टर क्वेश्चन आएगा। पेरेंटल केयर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके अलावा ये जो टॉपिक मैं आपको बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया, जहाँ से पार्ट सी और पार्ट बी, क्योंकि बिहेवियरल बायोलॉजी, देखो इकोलॉजी, इवोल्यूशन और एनिमल बिहेवियर, ये 3 टॉपिक ऐसे टॉपिक है जिसको पढ़ने से आपका 40 से 50 नंबर स्कोर कर लीजिएगा आप, 60 भी जा सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसको छोड़ना नहीं है, ये आपका मेजोरिटी ऑफ पोर्शन है जहाँ आपको प्रिपरेशन में स्ट्रॉन्ग करता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना अपना टाइम को, कम टाइम में आप ज़्यादा स्कोर कर लीजिएगा, ठीक है। अप्लाइड बायोलॉजी और अब टेक्निक का बात अगर मैं बताऊँ, मेथड इन बायोलॉजी, तो अप्लाइड बायोलॉजी को छूना नहीं है अगर आप पहले से एकदम नहीं पढ़े, कोई आइडिया नहीं, इसको स्किप करना ही सबसे अच्छा रहेगा, इसको पकड़ना ही नहीं है, ठीक है। स्किप करके भागो इसको, जो बच्चे पहले से पढ़ के रखो पढ़ लो, बट अगर नहीं पढ़े हो तो इसको छूने भी नहीं आ जाना, या ना इसका क्वेश्चन अटेंड करना एग्जाम में जाके, अनटिल अनलेस बहुत ईजी क्वेश्चन ना आ जाए, बहुत ईजी, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट में बताता हूँ, यहाँ पर कुछ कुछ टेक्निक मैं बताऊँगा, अगर नहीं पढ़े हो तो एनिमेटेड वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। नीचे से शुरू करते हैं, ईसीजी पढ़ लेना, जो आपको एनिमल फिजियोलॉजी में पढ़ना ही पड़ेगा, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक टेक्निक अच्छे से पढ़ लेना, बहुत अच्छे से, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, पढ़ना ही पड़ेगा। रेडियो आइसोटोप डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए, ये रेडियो आइसोटोप लेवलिंग होता क्या है, कैसे किया जाता है, बस डिस्क्रिप्शन, लेकिन ये माइक्रोस्कोपिक टेक्निक अच्छे से पढ़ना है, ठीक। स्टैटिस्टिकल मेथड अगर बैकग्राउंड है तो अच्छी बात है, अगर बैकग्राउंड नहीं है तो एकदम छूना नहीं है, इस टाइम में दिक्कत हो जाएगा। बायोफिजिकल मेथड, इसका भी आपको थोड़ा बहुत चैट जीपीटी से आप पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन टाइप, कि कौन सा टेक्निक क्या इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ टेक्निक आपको सॉल्यूशन के लिए सीन सॉल्यूशन स्ट्रक्चर निकालते हैं, कुछ को क्रिस्टलाइजेशन करना पड़ता है, कुछ को ग्रिड में बैठा के प्रोटीन स्ट्रक्चर निकाल देते हैं। तो ये आपको डिस्क्रिप्टिव नॉलेज होगा तो चल जाएगा। एंटीबॉडी जनरेशन में हाइब्रिडोमाटी जो टेक्निक है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक है। एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉट, रिया, इम्यूनोप्रेसिपिटेशंस पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन आता है। फ्लो साइटोमेट्री देख लीजिएगा क्या बोलता है, किसको बोलता है, क्वेश्चन आता है। उसके अलावा यहाँ पर मैं अगर बताऊँ तो HDS पेज बहुत अच्छा एनिमेटेड वीडियो है, यानी आपका यूट्यूब में जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, HDS पेज के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। उसके बाद जो आपको पढ़ना है वो हो गया क्रोमाटोग्राफी टेक्निक, क्रोमाटोग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। उसके अलावा प्रोटीन सीक्वेंसिंग के बारे में थोड़ा, मेथड के बारे में डिस्क्रिप्शन नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या होता है, RT-PCR, PCR, ये सब क्वेश्चन आएगा। तो थोड़ा बहुत देख के जाना है, ऐसा नहीं कि पूरा एकदम डिटेल में ये पढ़ना शुरू कर दिए, नहीं यहाँ से तो क्वेश्चन आता है, ऐसे नहीं करना है। जो 13 और 12 यूनिट है, 12 तो छोड़ देना है, 13 में थोड़ा थोड़ा सिलेक्टिव नेचर में करना है, क्योंकि ये पार्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो पार्ट सी अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि जो सेल बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी से जो क्वेश्चन आएगा वो घुमा फिरा के यही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछेगा नहीं, टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मैं आपको पहले बताया था। और जो क्वेश्चन में जाना है, अपना एडमिट कार्ड, अपना ID कार्ड टाइम देख के, ट्रैवलिंग टाइम उससे पहले निकल के, रात को अच्छे से सोना है, खाना ऐसे नहीं खाना है जिसमें तबीयत खराब हो, ठीक है। सब मटेरियल अपने पास रखना है, पूरा पैटर्न स्ट्रैटेजिकली जाना एग्जाम देना है, रिवीजन करना है, जो छूट गया छोड़ दो, जो किए हो उससे रिवाइज करो, बार बार करो, 100 बार करो, जितना बार हो रहा है, ठीक है। एग्जाम में बैठ के ही डर तो थोड़ा भौंका लाएगा, घर में जो टेस्ट दियो, जो कोचिंग सेंटर में टेस्ट दियो और वहाँ जो एग्ज़ाम देखो, उसमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है, ठीक है, ध्यान रखना है। वो पहले ही जाना है आपको पार्ट सी में, आपका स्ट्रेटेजी अलग हो सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बच्चे लोगों को जो बताता हूँ। फिर पार्ट ए में जाना है, फिर पार्ट बी में जाना है। अब क्या करना है, पार्ट सी में जाते ही 75 क्वेश्चन होता है, 25 शॉर्ट लिस्ट करना पड़ेगा, आप कीजिएगा 35 स्लॉट, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आप हटाना है। तो जाते ही पहले मार्क एंड व्यू करना है, ऑप्शन आएगा मार्क फॉर रिव्यू करके रख देना है, ठीक है। जो आपको इजी लग रहा है वो थोड़ी तुरंत सॉल्व कर दीजिए। 35 क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू रखिए, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। फिर जाइए पार्ट ए में, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, फिर हो सकता है आप डायरेक्ट पार्ट बी में आ जाए। पार्ट बी ऐसा टॉपिक है जो आप अगर आता है तो होगा, नहीं आता तो नहीं होगा, ठीक है। तो उसको लास्ट में आना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा होता है आपको टाइम खा लेगा,
75 क्वेश्चन सबको पढ़ नहीं सकते, जो यूनिट पढ़ के गए उसी यूनिट को स्क्रीन करना है, बाकी यूनिट को देखना भी नहीं है। उससे आपका टाइम बचेगा तो बाद में जो क्वेश्चन अटेंड किया उसको रिव्यू कर पाओगे, उसको रीचेक कर पाओगे। सम टाइम क्या होता है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ के आंसर कर देता है, खोपचे में इनकरेक्ट लिखा रहता है, ठीक है, या नॉट फॉल्स लिख देगा या ट्रू लिख देगा। वो सब चीज़ों को याद रखना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। डेफिनेटली क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, उसके बाद अटेंड करना है, पहले मार्क एंड व्यू करके रखना है। ये सब चीज़ें आप लोगों को सजेशन एंड गाइडेंस के लिए जो हम लोग अपने कोचिंग में बच्चे लोगों को बताते हैं, आप लोगों को भी वो गाइडेंस दिया हूँ। बाकी कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए, क्योंकि आप सिंसियर बच्चे हैं तभी इतना देखें। प्रेमपूर्वक आदरपूर्वक आपका तहे से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।